प्यारे बच्चों नमस्कार। द ट्यूशन टाइम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन 2023-2024 में मैथ्स के सिलेबस को लेकर यहाँ आया हूँ। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ना होगा वो है स्थानीय मान एवं भिन्न। ये पहला चैप्टर हो जाएगा आपका। पहले चैप्टर से स्थानीय मान किसी संख्या वगैरह के कैसे निकालते हैं और भिन्न क्या होती है इसके बारे में हम पूर्णतः जानेंगे। और दूसरा चैप्टर है सरलीकरण से। जब सरलीकरण पढ़ाया जाएगा तो उसमें किस टाइप का सरलीकरण आएगा, अंक पर आएगा, बीजगणित पर आएगा, इसको वो सब वहाँ बताया जाएगा। आपका दूसरा सरलीकरण है। और तीसरा चैप्टर आपका पढ़ना पड़ेगा वर्गमूल एवं घनमूल। जैसा कि आप पहले से भी पढ़ते चले आए होंगे, आपको पता होगी वर्गमूल तथा घनमूल आसान तरीके से कैसे निकालें, इसके ट्रिक भी हम आपको बताएंगे कि मात्र 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड जाते जाते किसी भी संख्या का वर्गमूल या घनमूल कैसे निकालते हैं यदि संख्याएं पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन हो तो। और तीसरा ये चौथा चैप्टर आपका आ रहा है म स एवं ल स, यानी आपको महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये चौथा चैप्टर आ रहा है आपका म स एवं ल स का। और पांचवा चैप्टर आपका आएगा कार्य एवं समय। कार्य एवं समय के बारे में पढ़ना है आपको। ये कार्य और समय में क्या रिलेशन होता है, समय के साथ कार्य में कैसे चेंजेज होते हैं, कार्य कैसे होता है, ये पढ़ना है। और छठवां चैप्टर हमारे पास में है साधारण ब्याज। बहुत ही इजी आपका ये चैप्टर होगा साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज के नीचे ठीक यानी सातवां चैप्टर आपका आता है। ये सातवां चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज से, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हम पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद 8वें चैप्टर में आपका बीजगणित का कुछ पोर्शन आएगा। बीजगणित वाले पोर्शन में हमें पढ़ना पड़ेगा, यानी 8वां चैप्टर बीजगणित होगा। और फिर इसके बाद 9वां चैप्टर रेखीय समीकरण क्या होते हैं ये हम आपको बताएंगे 9वें चैप्टर में रेखीय समीकरण के बारे में। अब फिर इसके बाद आता है 10वां चैप्टर आपका त्रिकोणमिति, जिसमें हम त्रिकोणमिति से संबंधित अध्ययन करेंगे। और 11वां चैप्टर ज्यामिति से आएगा। ज्यामिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, गणित का एक तरह से माना जाए तो गणित का यहीं से विकास हुआ है, ज्यामिति की ही मेन देन है। और फिर इसके बाद हम ये देखते हैं अगला चैप्टर जो 12वां आ रहा है वो क्षेत्रमिति से रिलेटेड है। इस क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम कैसे किसी आकृति का क्षेत्रफल, आयतन और सरफेस मतलब सतह का क्षेत्रफल इत्यादि कैसे गणना करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और 13वां चैप्टर है सांख्यिकी से संबंधित। अब जब इन चैप्टरों को पढ़ाया जाएगा तो ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें सन्निहित हैं। और 14वां चैप्टर आपका आ रहा है आंकड़ों का विश्लेषण। तो आंकड़ों के विश्लेषण के बारे में पढ़ना है। ध्यानपूर्वक आप पढ़ते रहिएगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये पूरे के पूरे टॉपिक हम एंट्रेंस एग्ज़ाम तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और फिर इसके बाद आता है 15वां चैप्टर जो कि निर्देशांक ज्यामिति से है। निर्देशांक ज्यामिति, फिर एट लास्ट हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। अब आइए, इसमें पहला जो चैप्टर दिया हुआ है स्थानीय मान एवं भिन्न। तो पहले हम आपको बता दें स्थानीय मान एवं भिन्न जो पहला चैप्टर लिखा गया है। अब चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, क्योंकि आपको सुविधा होगी कि हमको किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ये सब देखते हुए अब चलते हैं, शुरू करते हैं स्थानीय मान एवं भिन्न ये क्या होती है। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे स्थानीय मान किस चीज़ का होता है, क्या है ये स्थानीय मान, इसको बेसिक से हम जानेंगे। लेकिन इस स्थानीय मान को जानने से पहले कुछ हमें कॉन्सेप्ट वगैरह जाननी होगी जो संख्याओं पर आधारित होती हैं। तो पहले हम चलते हैं, देखते हैं
संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे, अंक क्या होते हैं, संख्यांक क्या होते हैं, ये सारी की सारी बातें हमको जाननी है इस चैप्टर में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, शुरू से पढ़ते चले आए हैं कि जो वर्णमाला है हिंदी में अ आ ई उ इत्यादि पढ़ते हैं, गिनती पढ़ते हैं, पहाड़े पढ़ते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चलती चली आ रही है आपके साथ, और इन सब चीज़ों का आपको अध्ययन करना है। अब इसमें हम ये देखते हैं, अभी आपसे पूछा जाए एक छोटी सी डिफिनेशन के तौर पर कि जैसे हमने अभी एक चर्चा की कि वर्णमाला क्या है, वर्णमाला ये वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णमाला से संबंधित थोड़ा सा बने रहिएगा, ध्यान दीजिएगा जो बताने जा रहे हैं। जिस प्रकार से हम जो बोलते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो आवाज़ निकालते हैं, उस आवाज़ को प्रदर्शित करने के लिए, यानी जो हमारे पास में साउंड है, किसी भी प्रकार का साउंड जब निकालते हैं, उस साउंड को प्रदर्शित करने के लिए जो प्रतीक यूज किए जाते हैं वही प्रतीक कहलाते हैं वर्णमाला। यानी हमारे द्वारा साउंड जो निकलता है, सपोज अ आ ई, ये जो लिखे गए हैं ये विभिन्न प्रकार के ध्वनि संकेत हैं। यानी इन ध्वनि संकेतों को प्रदर्शित करने के लिए, या फिर आप सीधी सी डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के ध्वनि संकेतों को प्रदर्शित करने के लिए जो संकेत यूज करते हैं, जो संकेत प्रदर्शित करते हैं, वो वर्णमाला कहलाती है। हमने कोई भी ध्वनि निकाली, उसको अगर कोई संकेत दिया तो वो बनता है, जो इसका प्रतीक होता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अब हमारे समझ में आती है ये हिंदी, जब हम हिंदी का अध्ययन करते हैं या भी किसी लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं, अ आ ई या फिर 1 2 3 ये सारी चीज़ें आ गई, या फिर आपके पास ए है, बी है, सी है, ये भिन्न भिन्न प्रकार के साउंड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर ये डिफिनेशन दे सकते हैं कि वर्णमाला क्या है, यानी विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को संकेत के रूप में लिख देना वर्णमाला कहलाता है। उसी प्रकार से अगर अंक गणित में देखा जाए, किस में देखा जाए, अंक गणित में अगर समूहों को प्रदर्शित करने वाला यदि कोई संकेत हमारे सामने आता है, या फिर आप सीधी सी बात कह सकते हैं, अंक गणित में ये जो 1 2 3 इत्यादि अंक आते हैं, ये जो प्रतीक लिखे गए हैं, ये प्रतीक है क्या, वस्तुतः में अंक गणित की वर्णमाला है। सेम जैसे आप विभिन्न प्रकार के ध्वनि संकेतों को, विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को संकेत के रूप में जब लिखना प्रारंभ करते हैं तो वो वर्णमाला बनती है। उसी तरह से अंक गणित में जब हम अंकों को, अब अंक को हम यहाँ कह नहीं सकते क्योंकि ये अंक क्या है, अभी इसके बारे में हमें बताना है, अंक होता क्या है। तो सीधी सी बात आप इसको कह लीजिए, अंक गणित में ये जो आपके सामने प्रतीक लिखे गए हैं, ये प्रतीक अंक गणित की वर्णमाला है। इसको इस तरह से आप बोल सकते हैं, यानी ये जो अंक लिखे गए हैं अंक गणित की एक वर्णमाला है। एक्चुअल में अंक क्या होते हैं, अंक के बारे में हम क्या जानते हैं, अभी हमने अंक के बारे में, हमें अंक के बारे में जानना है। तो अब आइए देखते हैं अंक क्या होता है। अंक वस्तुतः हम ये मान लें विभिन्न प्रकार के समूहों का चिन्ह। समूह का मतलब सपोज मान लीजिए कोई बॉक्स है, इसमें हमने ये कलेक्शन रखा हुआ है, ये मतलब एक कोई वस्तु रख दी, और एक दूसरा कलेक्शन है इसमें इसमें इतनी वस्तु रख दी, और ये तीसरा कलेक्शन हमारे पास में है, इतनी वस्तुएं रख दी, और ये चौथा कलेक्शन हमने निकाला। ये आप देख रहे हैं भिन्न भिन्न समूह बनाए गए किसी भी। अब यहाँ पर देखिएगा, इस
ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें कितनी वस्तु है, आपके सामने प्रस्तुत है, इसमें कितना है, हाउ मच यानी क्वांटिटी, यानी यह समूह कितने का है, यह समूह कितने का है, यह समूह कितने का है, यह समूह कितने का है। इस तरह से हम समूह बनाते गए और इन विभिन्न प्रकार के समूहों को प्रदर्शित करने के लिए हमने जो संकेत यूज किए, उन संकेतों को हमने अंक कहा। जैसे हमारे पास में ये कोई कलेक्शन है, कोई समूह है, इस समूह का जो हमने प्रतीक दिया, अब यहाँ पर देखिएगा, इस समूह को अगर हिंदी में लिखें, अगर हिंदी में लिखना प्रारंभ किए तो हिंदी में हमें इतनी वस्तुओं का जो समूह मिला उसको एक लिखा, और ये जो समूह मिल रहा है इसमें कितनी वस्तुएं हैं ये पता नहीं है। तो इस समूह को प्रदर्शित करने के लिए हमने एक प्रतीक यूज किया द्वि। इसके लिए जो प्रतीक यूज करेंगे वो ये हुआ। चूँकि ये हमारे द्वारा बनाई गई चीज़ें नहीं है, ये गणितज्ञों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विश्लेषण करके रखा हुआ प्रतीक है और इन प्रतीकों का अध्ययन करते हैं। और यहाँ पर देखिए जो ये कलेक्शन बन रहा है हमारे पास में, इसमें कितनी चीज़ें हैं, इस समूह को प्रदर्शित करने के लिए जो हमने संकेत चुना वो हिंदी लैंग्वेज में इस तरह से चुनते चले गए। तो अब मैं समझ रहा हूँ कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि गिनती एक्चुअल में होती क्या है। गिनती क्या है, अगर आपसे अब पूछा जाए तो हमारे पास में भिन्न भिन्न कलेक्शन हो, कोई भी चीज़ों का अलग अलग कलेक्शन हो, भिन्न भिन्न कलेक्शन को एक संकेत के रूप में व्यक्त करना, एक संकेत के रूप में व्यक्त कर देना गिनती कहलाती है। यही गिनती होती है। अब इसको हिंदी में संकेत 1 2 3 4 इस तरह से दिया गया, और अंग्रेजी भाषा में इन संकेतों का दूसरा रूप बदल दिया गया। क्योंकि जैसे पहले ही मैंने बताया, शुरू में बताया, आ जब हम पढ़ते हैं तो ये हिंदी के स्वर हैं, हिंदी के वर्णमाला है। जब हिंदी की वर्णमाला हम अंकों के माध्यम से दर्शाएंगे, यहाँ पर देखना हमें ये है, ये जो समूह बन रहे हैं, इन समूहों को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी में हमने सिंबल यूज़ किया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब प्रश्न ये उठता है, इस तरह से समूह बनाते गए और हमने 9 तक का समूह प्राप्त किया। 9 तक का समूह प्राप्त किया तो आगे चलते चलते 4 5 ये मिलता है, 5 6 7 8 9। अब देखिएगा, अब सीधी सी डिफिनेशन हम एक बार फिर से बोल देते हैं। वस्तुओं के समूहों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त संकेत क्या कहलाते हैं? गिनती कहलाती है। यही होती है गिनती, और गिनती कुछ नहीं होती है। एक चीज़ में आप बस केवल एक ही डिफिनेशन में याद रखिएगा, हमारे पास जो कलेक्शन दिया गया है उन कलेक्शन में समूह कितने का है, और भिन्न भिन्न समूहों को प्रदर्शित करने के लिए जो संकेत प्रयोग में लाए गए, उन संकेतों का नाम हमने क्या रख दिया? गिनती रख दिया। अब प्रश्न, सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि इस तरह से अगर हमारे पास समूह बढ़ता रहा तो हम संख्याओं को, हम आगे समूहों को कैसे बढ़ाएंगे? तो हमने प्रारंभ में प्राचीन काल से शुरू किया और 9, 1 से लेके 9 तक के संकेत यूज कर लिए। अब ठीक कंडीशन वही बन गई जिस प्रकार से अंग्रेजी वर्ड, हिंदी वर्णमाला अ, आ, ई इत्यादि के माध्यम से हम शब्दों की रचना करते हैं, शब्दों की रचना करते हैं। ठीक उसी प्रकार से गणितज्ञों ने ये माना कि ये जो हमने सिंबल यूज किए हैं, इन सिंबल की सहायता से आगे और भी समूहों को प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे उन्होंने ये जो वर्णमाला दी गई है, इस वर्णमाला के समूह से शब्द निर्माण यदि कर सकते हैं तो इन अंकों की सहायता से आगे और समूहों को
बढ़ाया जा सकता है। तो इन अंकों के प्रयोग करने के पश्चात जो आगे आने वाली संख्या बनी, उन संख्याओं को हम अंक न कहकर संख्या कह लिए। इसलिए शुरू में जो प्रारंभ में 1 से लेकर 9 तक के समूहों को प्रदर्शित करने के लिए जो संकेत यूज किया था, यहाँ पर उनको हम गिनती की संख्याएं कहते हैं। साधारणतया इनकी खोज प्रारंभ में 1 से लेकर 9 तक हुई थी, अतः इनको अंक कहते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ये अंक होते क्या हैं? ये गणित की एक तरह से वर्णमाला मान सकते हैं इसको, कि यह एक गणित की वर्णमाला है। अब इसकी सहायता से आगे हम और समूहों को प्रदर्शित कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद प्रश्न ये उठा, जब किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हमने इसको आगे बढ़ाना चाहा, तो 9 के बाद जब 10 वस्तुओं का कलेक्शन आया तो उसमें हमें ज्ञात नहीं था। बाद में हमने एक संख्या की खोज की, बाद में एक संख्या की खोज और की, जिसको हमने इन अंकों के बीच रख दिया, तो यहाँ पर एक संख्या 0 भी सेलेक्ट हो गई। तो इस प्रकार से कुल हमारे पास अंक हो गए, कुल अंक 10 हो गए। इस 10 अंकों की ये जो प्रणाली है, इसको दाशमिक प्रणाली भी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के संकेत के रूप में लिखी गई ये गिनतियाँ हैं। अगर रोमन में लिखें तो ये रोमन संख्याओं में लिखने के बाद रोमन में इस तरह से लिखते हैं, फर्स्ट, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये रोमन संकेत दिए जा रहे हैं, और ये हो गया 4। इस तरह से बढ़ाते चले गए। तो आप हमेशा याद रखिएगा, संख्या क्या होती है? विभिन्न प्रकार के समूहों को प्रदर्शित करने के लिए, याद रखिएगा, विभिन्न प्रकार के समूहों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त संकेत गिनती कहलाती है। अब 0 की खोज नहीं होने के पहले हम पहले अध्ययन करते थे 1 से लेकर 9 तक के अंकों का, इसलिए इनको अंक बोला गया। अब इन अंकों की सहायता से जब हमने आगे समूह को बढ़ाया, तो हम इसके बाद उनको संख्या कहने लगे। यानी संख्या क्या होती है? अगर मैंने इन 2 अंकों को एक साथ लिख दिया 2 और 3, तो यह एक विशेष प्रकार का समूह है जिसमें 23 वस्तुएं हो सकती हैं। तो 23 वस्तुओं के समूह को दिखाने के लिए हमने इस प्रकार की प्रणाली अपना ली। अब 0 की खोज की आवश्यक, यानी 0 की खोज कैसे हुई? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब हम वस्तुओं की गणना करते हैं, तो वस्तुओं की गणना हमारे पास 1 से प्रारंभ होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह से जब किसी वस्तुओं की गिनती करते हैं, तो वस्तुओं की गिनती करने के लिए जो हम अंकों का यूज करते हैं 1 से लेके 9 तक, अब जब इससे एबव बढ़ते हैं तो हमें अन्य संख्याओं का सब इन वर्णमाला यानी गणित की वर्णमाला को एक साथ कंबाइंड करके ये संख्याएं बनानी पड़ी। तो जिसके लिए आगे और भी अध्ययन करेंगे हम। तो बाद में 0 की खोज हुई, तो 0 की खोज होने के बाद इन संख्याओं के साथ 0 को जब इसमें रखा गया, तो टोटल हमारे पास कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? तो कुल अंकों की संख्या हमारे पास 10 होती है। तो वो अंक कौन कौन से हैं इसको जान लीजिए। हमारे पास कुल अंकों की संख्या है 0 से लेके 9 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सॉरी 0 से लेके। अब ये इनको हम अंक कहते हैं, यानी हमारे पास कितने अंक हैं? 0 से लेके 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। कुल 10 अंक हैं। अब इन 10 अंकों की सहायता से जब हम समूहों को आगे बढ़ाए, तो वहाँ पर जो समूह बनना शुरू किया उसको हमने संख्या का नाम दिया। अर्थात जैसे अब इसको आगे बढ़ाना हुआ 10, 11, 12,
13। इस तरह से जब संख्याओं को हमने आगे बढ़ाया तो ये अंक से हटकर रिजल्ट आए, तो अंक से हटकर रिजल्ट आए तो इनको हमने क्या कह दी, संख्या कह दी। तो संख्या क्या होती है, संख्या के बारे में पूछा जा सकता है, संख्या होती क्या है, तो आप यहाँ बता सकते हैं संख्या एक विशेष प्रकार के समूह को प्रदर्शित करती है। ये तो पहला रीजन हो गया। संख्या एक विशेष प्रकार के समूह को प्रदर्शित करने का एक संकेत है, और यह किससे मिलकर बना है, अंकों से मिलकर बना है। यानी इसमें अंक कौन कौन सेलेक्ट हैं, 1 है और 2 है, या 3 है। अगर हम इस 13 की बात करें तो 13 एक संख्या है, और यह संख्या किससे मिलकर बनी है, अंकों से मिलकर बनी है। तो किसी भी संख्या में जो अंक प्रयुक्त होते हैं उसे संख्यांक कहते हैं। तो हमने पहली चीज़ जान ली, संख्यांक होता क्या है। तो पहले तो आप ये जानते हैं 0 से लेकर 9 तक जो भी समूह को प्रदर्शित करने के लिए संकेत लिया गया उसको अंक कह लिया गया। जब इन अंकों की सहायता से आगे की संख्याएं बनाना शुरू कर दिए, आगे के संकेतों को प्रदर्शित करना शुरू किए, तो वो संकेत संख्या में परिणित हो गई। और संख्या हमेशा याद रखिएगा, कोई भी संख्या अंकों से मिलकर बनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको ये बता दें, अगर हमने लिखा 123, यह एक संख्या है। यह संख्या एक विशेष समूह का आकलन करती है, और यह संख्या मिलकर किससे बनी है, अंकों से मिलकर बनी है। ये जो हमारे पास में अंक हैं, तो हम कहेंगे इसमें कुल अंक कौन कौन है, तो हमारे पास में 1 है अंक में, ये दूसरा वाला अंक है, ये तीसरा वाला अंक है। ये संख्यांक हो गए, यानी ये संख्या के अंक हो गए। इन अंकों को क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर दिया हुआ है, अस्थानीय मान क्या होता है। अभी अस्थानीय मान के बारे में बताएंगे। जैसे संख्या का अस्थानीय मान कैसे लिखते हैं, चूँकि इसमें अस्थानीय मान की अभी हम थोड़ी सी डिफिनेशन बता रहे हैं आपको। अस्थानीय मान क्या होता है, वह किस स्थान पर है, मतलब अब हम ये जानते हैं इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। अब इसमें इकाई का स्थान है, तो 3 गुणे इकाई के लिए इकाई का स्थान 1 होता है, यानी ये लिखा जा सकता है 3। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, 2 का स्थानीय मान अगर हमें निकालना है तो 2 का ये जो सैकड़े वाला वास्तविक मान इसका 2 होगा, लेकिन स्थानीय मान कितना होगा, ये 2 यहाँ पर हुआ। इकाई दहाई, यानी दहाई 10 इकाइयों से मिलकर बनी होती है, यानी यहाँ पर 10 से गुणा कर देते हैं तो ये आपका आता है 20। यानी 2 का स्थानीय मान हमारे पास में कितना आ गया, 20 आ गया। और बाकी बात बचती है इसकी, तो आप यहाँ से ये दिखा सकते हैं, ये अभी डिजिट आपकी 1 है। अब इसको एक नए तरीके से भी लिख सकते हैं, जो डिजिट दी हुई है वह डिजिट लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इस डिजिट के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो से, 1 के बदले में 1 और इसके बाद 2 जीरो, यानी गुणा करेंगे तो यह जाएगा 100। यानी इस तरह से ये जो निकल के आ गए ये हमारे स्थानीय मान हैं, लेकिन इन संख्याओं के वास्तविक मान वही रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 123 में सभी संख्याओं के वास्तविक मान क्या हैं, तो इसका वास्तविक मान 3 है, इसका वास्तविक मान 2 है, इसका वास्तविक मान 1 है। बट इस 3 का स्थानीय मान 3 है, 2 का स्थानीय मान 20 है, 1 का स्थानीय मान क्या है, 100 है। इस तरह से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। स्थानीय मान की बात आ गई। अभी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ चैप्टर का नाम है उसमें थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। स्थानीय मान और वास्तविक मान क्या होते हैं। वास्तविक मान स्वयं खुद वह संख्या होती है, जबकि स्थानीय मान उसके प्लेस को निर्धारित करती है कि वह इकाई स्थान पर है, दहाई स्थान पर है, या फिर सैकड़े के स्थान पर है। यदि इकाई स्थान पर है तो 1 से गुणा, दहाई स्थान पर है तो 10 से गुणा, सैकड़े के स्थान पर है तो 100 से गुणा करके संख्याएं प्राप्त कर लेते हैं। एक अन्य एग्जाम्पल और सुन लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक संख्या दी गई और आपसे पूछा गया इसका वास्तविक मान, सभी संख्याओं के अलग अलग वास्तविक मान
और स्थानीय मान बताइए। जैसे हमारे पास एक संख्या दी गई 4623 यानी 4623। इसमें सभी संख्याओं के अलग अलग वास्तविक मान और स्थानीय मान पूछे जाएं, तो अगर आपको पूछा जाए 3 का वास्तविक मान तो आप 3 ही बताएंगे, 2 का वास्तविक मान तो वास्तव में 2 ही है, 6 का वास्तविक मान वास्तव में 6 ही है, 4 का वास्तविक मान वास्तव में 4 ही है। अच्छा, अब आते हैं स्थानीय मान पर। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? अभी हमने बताया इकाई के लिए 1, ध्यान रखिएगा, इकाई के लिए 1, दहाई के लिए 10, सैकड़े के लिए 100, हजार के लिए 1000। स्थानीय मानों से वास्तविक मानों में गुणा कर दें तो हमारा स्थानीय मान मिल जाता है। तो यहाँ पर 3 का स्थानीय मान 3 गुणे इसका वास्तविक मान 1 आता है, तो इसका मतलब ये इकाई के लिए हमने 1 यूज किया, 3 एकम 3 आ गया आपका। 2 का स्थानीय मान निकालना चाहे तो 2 गुणे दहाई के स्थान पर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 20, और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 मल्टीप्लाई, अब 6 की प्लेस क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा के लिए हमने बताया 100 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये मिलता है 600। और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 गुणे इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4000। तो इस तरह से इसके स्थानीय मान और वास्तविक मान आए। अब आप देखिएगा भिन्न क्या होती है, थोड़ा सा अब इसकी भिन्न का भी परिकलन कर लेते हैं। ये भिन्न क्या होती है इसके बारे में जान लें। भिन्न को वैसे हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमने बताया कि समूहों को प्रदर्शित करने के लिए जो हम संकेत यूज करते हैं गिनती कहलाती है। तो आपके दिमाग में कभी ये भी बात आई होगी कि कभी समूह पूर्णतः होते हैं, कभी समूह अपूर्ण भी हो सकते हैं, तो ऐसी संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करी जानी चाहिए? तो इसके लिए हमने जो चीज़ निकाली उसका दूसरा नाम भिन्न रखा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने कह दिया हमारे पास कुछ कलेक्शन थे एज सेम, जैसे पहले बता चुके हैं। मान लो ये पेंसिल रखी जा रही हैं, ये भिन्न भिन्न पेंसिलों का कलेक्शन है। ये पेंसिल रखी जा रही है, ये कलेक्शन हमारे पास में मिला। इसका हमने एक संकेत रख दिया 1, इसका संकेत रख दिया 2, इसका संकेत रख दिया 3, इसका संकेत रखा 4, इसका संकेत रखा 5। इस तरह से आप समझ गए होंगे भिन्न भिन्न प्रकार के समूहों को प्रदर्शित करने के लिए जो संकेत यूज किए जाते हैं वो गिनती कहलाती है। तो भिन्न क्या होती है? भिन्न क्या होती है? अब आइए देखते हैं। सपोज कल्पना कीजिए कि आपके पास कोई एक चीज़ है, कोई एक सेब है, कोई एक वस्तु है। अगर इसका आधा भाग निकाल दें तो इस आधे भाग को क्या प्रदर्शित करेंगे? प्रश्न आपके सामने, इस आधे भाग को क्या प्रदर्शित करेंगे? तो यह किसी वस्तु का आधा अधूरा भाग है या आंशिक रूप से कुछ भाग हो सकता है। तो भिन्न क्या होती है? तो आप स्पष्ट कर गए होंगे कि अगर इसका मैंने आधा पोर्शन ले लिया, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई संकेत खोजना है हमें, तो वही संकेत हमारे लिए किसका काम किए? भिन्न का काम किए। ये भिन्न बनती है, यानी किसी वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त संकेत भिन्न कहलाती है। जैसे हमने आपको बताया ये हमारे पास में कोई एक चीज़ थी, एक सेब मान लीजिए ये कोई सेब है और इसका मैंने आधा भाग काट दिया और आधा यहाँ रख दिया। तो इस आधे को प्रदर्शित करने के लिए क्या संकेत यूज किया जाए? तो इस संकेत को यूज करने के लिए जिस संकेत को यूज किया गया उसका नाम रखा गया भिन्न। यानी इसको प्रदर्शित करने का एक आसान सा तरीका है। यहाँ पर कुल वस्तुएं, एक वस्तु है, उसको कितने भाग में बांटा गया था? 2 भाग में, और आपके फेवर में कितना है? 1 भाग है। तो इस तरह से एक प्रकार का सिंबल आया, इस सिंबल का नाम हमने रख दिया क्या? भिन्न। भिन्न के 2 भाग और 3 भाग आप यहाँ से देख सकते हैं। एक ऊपर संख्या लिखी हुई है और एक नीचे संख्या लिखी हुई है। नीचे की संख्या ये दर्शाती है कि किसी वस्तु को कितने भाग में बांटा गया है, और ऊपर की वस्तु
ये जो भाग आप यहाँ पर दिखाए हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए जो अंक लिखा हुआ है वो ऊपर लिखा गया, इसको बोलते हैं अंश और इसको क्या बोलते हैं हर, और बीच में ये बटा का चिन्ह होता है, इसको इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः अब इसकी दूसरी डिफिनेशन दे सकते हैं। भिन्न क्या है? किसी वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करने वाला संकेत भिन्न कहलाती है ना। किसी वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करने वाला, ये कोई वस्तु थी हमारे पास में, वो एक सेब है, इसको मैंने आधा बांट दिया तो ये हमारे पास में आधा आ गया। इसको प्रदर्शित करने के लिए जो संकेत यूज किया उसको मैंने कह दिया क्या है, भिन्न है। अब प्रश्न ये उठता है भिन्न की वैल्यू क्या होती है? ये समूहों में प्रदर्शित हो सकती है, पूर्णांक में भी होती है। क्या ये ज़रूरी है कि 1/2 ही हो? कभी कभी आता है 1 सही 1/2, इस तरह से भी लिखते हैं भिन्न को। तो इसकी डिफिनेशन थोड़ा सा अलग बता सकते हैं हम, यानी किसी वस्तु के किसी भाग को प्रदर्शित करने वाला संकेत भिन्न कहलाती है, यानी वही भिन्न होती है। या फिर दूसरे शब्दों में एक या एक से अधिक वस्तुओं को भिन्न भिन्न समूहों में बांट दें और उसके किसी समूह को प्रदर्शित करें तो उसको प्रदर्शित करने वाला संकेत भिन्न कहलाता है। सीधी सी बात ये आप जान सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं, चलिए अब हमें अंकों के माध्यम से पढ़ना है संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। स्थानीय मान, जातीय मान आपने पढ़ लिया। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसके बारे में बताएंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिसका हम किसी वस्तु की गिनती करने में प्रयोग करते हैं, यानी वस्तुओं की गिनती करने में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनको क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6 से प्रदर्शित करते हैं और इसको एक सिंबल का यूज करते हैं n, नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर भी कहते हैं। इसको प्रदर्शित करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 so on। तो सीधी सी बात है, आपसे पूछा जाएगा प्राकृतिक संख्या क्या होती है या फिर परिभाषा लिखिए। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? किसी वस्तु की गिनती में प्रयुक्त की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, यानी प्रायः इनका मूल रूप से गिनती करने के लिए प्रयुक्त होता है या किसी वस्तु की गणना करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब दूसरी बात ये आ गई, पहले तो इन्हीं अंकों का प्रचलन था 0 से लेकर 9 तक, बाद में 0 की खोज क्यों हुई? जब हम लंबाई की मेजर करते हैं, सपोज कल्पना कीजिए आपके पास में अगर मान लीजिए इन वस्तुओं की गिनती करना है तो आप स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा वन कह देते हैं कि ये 6 वस्तुएं। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि अगर हम लंबाई की मेजर करें तो हमें लंबाई तब पूरा होगी जब हमारे पास में यहाँ 1, 2, अगर ऐसा चलते तो यहाँ 2 आ गया। लंबाई को मेजर करने के लिए हमारे पास में अपूर्ण स्थिति आई, यानी जब हम यहाँ से सपोज कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति अगर 2-4 कदम चलता है, अगर उसकी प्रारंभिक स्थिति यहाँ है, जब वह चलेगा तो यहाँ पर आएगा तो उसका पहला कदम पूरा होता है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी पता नहीं। यानी इसको प्रदर्शित करने के लिए हमने एक सिंबल यूज किया 0, 1, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 3, यानी सीधी सी बात आप कह सकते हैं गणना करने के लिए, यानी चाहे लंबाई मापने के लिए या द्रव्यमान मापने के लिए या फिर धारिता मापने के लिए, धारिता का मतलब समझ रहे ना, लीटर, मीटर, और ये लीटर मापना है यानी किसी द्रव या लिक्विड की मेजर कर रही है तो 0 से स्टार्ट करते हैं।
किसी कपड़े की लंबाई मेजर करनी है तो 0 से स्टार्ट करते हैं, या फिर द्रव्यमान या फिर भार मापना हो तो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को रख दिया गया तो वो संख्याओं को पूर्ण संख्या के नाम से जाना गया। यानी अब आती है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को सम्मिलित कर दें तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे W में आपका आएगा, क्योंकि इसमें हम केवल नेचुरल नंबर के साथ एक ही नंबर इंक्लूड कर रहे हैं, 0 1 2 3 4 5, इस तरह से ये पूर्ण संख्याओं का कलेक्शन हो गया। अच्छा, अब इसके बाद एक समस्या और आती है। जैसे हमने जाना प्राकृतिक संख्या के बारे में, और दूसरा ये है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में जब नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को सम्मिलित कर लिया गया तो अब आने वाले समुच्चय को हमने क्या कह लिया? पूर्णांक कह लिया। अब ऋणात्मक संख्याएं, अब किसी भी संख्या के संगत ऋणात्मक संख्याएं विकसित की गई। क्यों की गई? क्योंकि हमारे पास में जो आंकड़ों की गणना करने का काम था वो प्राचीन काल से ही चला आ रहा था। अब जब हम किसी बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाते हैं तो हमारे पास में एक पूर्णांक मिला। अब ध्यान देते हैं, ये भी पूर्णांक है, नेचुरल नंबर है। आई थिंक यहाँ पर सोचिएगा, ये नेचुरल नंबर 6 है और 5 भी आपका नेचुरल नंबर है, तो हमारा 1 भी ये आ गया नेचुरल नंबर। लेकिन जब हम इसको उल्टा किए, अगर 5 में से 6 घटाए तो हमारे पास में एक संख्या और आ गई जिसका अभी हमने जिक्र नहीं किया। तो हमने इस नई संख्या, आने वाली नई संख्या, जो यहाँ पर आने वाली नई संख्या है, इसको एक ऋणात्मक साइन के साथ प्रस्तुत किया तो उन संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कह लिया। यानी जब प्राकृतिक संख्याओं को ऋण चिन्हों के साथ प्रयुक्त कर दें तो वो संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं हो जाती हैं, यानी ऋणात्मक पूर्णांक। अब बात करते हैं ऋणात्मक पूर्णांक की, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं से पहले यदि ऋण चिन्ह प्रयोग कर दें तो वो संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 ऐसो ऑन इनफाइनाइट, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। यानी ऋणात्मक पूर्णांक क्या है तो आप बताइएगा। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह को, यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में आने वाले प्रत्येक नंबर को ऋण चिन्ह के साथ लिख लें तो वो संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। अब हमारे पास में आता है पूर्णांक की बात करते हैं, तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी, ये सारे के सारे पूर्णांक हैं। यानी पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, ये पूर्णांक क्या होते हैं? यानी सभी ऋणात्मक, सभी धनात्मक और 0, ये सारी की सारी संख्याएं जब लिखी जाती हैं तो ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो इनको प्रदर्शित कर सकते हैं हम इस तरह से कुछ, 0 1 2 3 4 ऐसो ऑन प्लस इनफाइनाइट। और वापस चलते हैं -1 -2 -3 ऐसो ऑन माइनस इनफाइनाइट। यानी आप पूर्णांक को कैसे परिभाषित करेंगे? सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को यदि 0 के साथ एक समूह में लिख लें तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब
ये पूर्णांक हो गई, ये कोई भी पूर्णांक है। पूर्णांकों के समुच्चय को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम आई यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ऋणात्मक संख्याओं के पूर्णांक को आई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे आपके कोर्स में जितना है हम उतने की ही बात करेंगे। तो आपका पूर्णांक क्लियर हो गया, पूर्ण संख्या क्लियर हो गई, प्राकृतिक संख्या क्लियर हो गई और धनात्मक पूर्णांक। फिर इसके बाद आता है, अब चलते हैं सम संख्या क्या होती है। अब सम संख्याओं के बारे में जानते हैं। क्या सम संख्या कौन सी संख्या होती है और विषम संख्या क्या होती है।